एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो जो भी हॉलीडे होमवर्क वगैरह है वो सब आप अपना अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ पर हम एसएसटी तो पढ़ते हैं, बट मैं आपको बता दूँ एक मिशन पढ़ाई जो है एक ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता है, मैं चलाती हूँ। उसमें भी जो कुछ बच्चे हैं उनकी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ मैंने सोचा है कि अब मैं उसको वीडियोस में डालना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आप भी ज़रूर उसको कमेंट करिए और उसमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, किसी को अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है, किसी को डिक्टेशन अच्छा करना है ना, और हिंदी इंग्लिश सभी से बच्चे परेशान हैं, तो वो सब चीज़ें हम जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं। बच्चों के एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो आई नीड योर सपोर्ट। आई होप आप लोगों को जो भी मैं चीज़ें उसमें डालती हूँ, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक फ़ोटो डाली थी और वीडियोस डाली थी, एक वीडियो डाली थी शॉर्ट्स में, तो उसको आप प्लीज़ लाइक करिए और अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। एक छोटे छोटे एफर्ट्स मैं बच्चों के लिए लेना चाहती हूँ हमेशा, कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस मैंने किया है ना पढ़ाई के टाइम, वो और बच्चे ना करें। तो बहुत ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, बस मुझे इतना ही बोलना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने का क्या मतलब है? कंपैरिजन आप इसको छोटे या बड़े के लिए नहीं कर रहे हो। बेसिकली हम जो कंपैरिजन यहाँ कर रहे हैं, डेवलपमेंट में जो हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, इसका मेन मोटो होता है कि आप किसी भी कंट्री को अगर वो कम पर है तो उसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएं। अच्छा, अब आप सोचोगे कि कंट्रीज एक दूसरे को क्यों इम्प्रूव करना चाहती हैं। देखिए, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो जो बच्चा कमज़ोर होता है उसकी इम्प्रूवमेंट पे टीचर ध्यान देता है। क्या कमी है उसके अंदर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है ना। तो ऐसे वर्ल्ड लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जैसे WHO है और यूनिसेफ है और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलकर काम करती हैं कि कंट्रीज को, बीइंग अ ह्यूमन, हम ह्यूमंस को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, तो वो मुहैया कराई जाए कंट्रीज को। ठीक है, इसलिए कंपैरिजन भी जरूरी होता है। देखिए, कंपैरिजन जरूरी है, तभी आप बेटर कर पाओगे, है ना। तो क्लास में आप कंपेयर करते हो ना, जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो रिजल्ट बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फोर्थ ग्रेड किसका है, फिफ्थ ग्रेड किसका है। मैम एक रिपोर्ट कार्ड में शीट में बताते हैं कि यू नीड इम्प्रूवमेंट, आपको इतना इम्प्रूवमेंट चाहिए, या इसने अच्छा मेहनत किया है ना। बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक तरह से ज़रूरी भी होती हैं। हमें एक कंपैरिजन ज़रूरी होता है क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है, हमें डेवलप होना है और ज़्यादा। उसके लिए भी ये कंपैरिजन विद इन, अगर कंट्री का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंट्रीज के बीच कंपैरिजन करेंगे। एक कंट्री में स्टेट्स के बीच कंपेयर करेंगे, कौन सा स्टेट किससे आगे, किसमें और कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप क्लास में सेक्शन देखते हो तो सेक्शंस में कंपेयर करते हैं, कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा अच्छा काम कर रहा है, किसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो अब जो हमारा टॉपिक है यही टॉपिक है। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अगर आप देखते हो, नॉर्मल सी बात समझो, आपकी बुक में जो पैराग्राफ है उसको मैं इन शॉर्ट आपको समझाती हूँ। आपकी बुक में बताया गया है कि जैसे कोई बच्चा है क्लास में, अच्छा अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा। अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो ज़रूरी तो नहीं है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं वो हिंदी में अच्छा होगा। अगर वो इंग्लिश में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो साइंस में अच्छा होगा। हो सकता है कोई बच्चा इन सब में अच्छा हो बट स्पोर्ट्स में पीछे हो, है ना। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इन सब को लेके आप कंपेयर कैसे करते हो? जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो बेसिकली आप क्या करते हो, टीचर क्या करता है, स्कूल क्या करता है, आपके 5 और 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें लेके आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रख देते हैं, जो एक्टिविटीज आपको काम के लिए दी गई हुई हैं वो रख देते हैं, है ना। तो उससे रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो बच्चे क्लास टाइम पे, स्कूल टाइम में बड़े अच्छे थे पढ़ने में, वो आने वाले अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। जो बच्चे बहुत स्कूल टाइम में बहुत अच्छे नहीं थे, कई बार होता है वो करियर में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो देखो,
एक किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक फिक्स्ड जोन नहीं है कि आपने ये चीज कर दी है और वो आप पर ठप्पा लग गया है कि आप वही हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट समहाउ हमें कुछ चीजों को रखना पड़ता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सेम चीज होती है हमारी कंट्रीज के साथ, ठीक है। जब आप कंपेयर करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे आपको डिफरेंसेस भी मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, है ना। When we compare different things, they could have similarity as well as differences. Which aspects do we use to compare them? अब आपको क्या लगता है कि अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें किन चीजों को लेके बैठना चाहिए? भाई कंपैरिजन आप देखो, आपके घर में भी कंपैरिजन होता है, भाई बहनों में, सिबलिंग्स में कितना कंपैरिजन करते हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं करते हैं कंपैरिजन, सबको पता होगा ना, सब इस फेज से गुजर चुके हैं। ओके, सो कई बार क्या होता है, हम यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कुछ चीजें ले लेते हैं और उन चीजों के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, म्यूजिक में भी अच्छा है। 5 चीजें ले लिए हमने, वही 5 चीजें हर बच्चे के अंदर से देखी हैं कि वो कैसा है ना। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया कंपैरिजन का, ठीक है। कुछ चीजों को हमने ले लिया है। नाउ फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अब कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो? देखो, अच्छा मैं नॉर्मल सी बात पूछती हूँ, अगर 2 फैमिलीज हैं, अगर आपको उनको कंपेयर करना है 2 फैमिलीज को, तो कैसे कंपेयर करोगे आप देखोगे उनके घर में टीवी है, इनके घर में क्या है, उनके घर में सोफा है, इनके घर में उससे बड़ा सोफा है, इनके घर में फ्रिज है, उनके घर में बड़ा फ्रिज है। चीजों के साथ साथ आप एक चीज और करोगे, अच्छा उनके घर में सैलरी इतनी आती है इकट्ठा, इनके घर में सैलरी इतनी आती है। तो एक कंपेयर करने वाली चीज को पैसों से भी आका जाता है। तो किसी देश की जो आप कंपैरिजन करने जा रहे हो, देशों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या करने जा रहे हो? उनकी इनकम को लेने जा रहे हो। इनकम कितना कमा रहा है वो देश। अब आप कहोगे एक देश में तो इतने सारे लोग होते हैं, ये भी कमाते हैं, ऐसे कैसे पता चल जाएगा भाई कौन कितना कमा रहा है? और पूरे देश में देखो बहुत सारे एज ग्रुप्स हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मेन है, वुमेन्स है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सारे ही कमा रहे हैं? ये पता कौन लगाएगा कि कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है ना। ये सारी चीजें आती होंगी ना माइंड में। तो देखिए, अभी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप क्लास 10th में है। जो सिंपल चीजें आपको समझनी है वो समझिए, बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे। जब आप 2 फैमिलीज को कंपेयर करते हो तो आप उनकी टोटल इनकम देखते हो, ठीक है। सो दैट जब आप 2 कंट्रीज को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कंट्रीज की इनकम देखोगे, है ना। किसी फैमिली में 6 मेंबर हैं, उसमें 4 लोग कमाते हैं बट 2 बच्चे हैं। दूसरी फैमिली में 4 लोग हैं, 3 कमाते हैं, 1 बच्चा है। बट पैसा तो आप दोनों को एक साथ देखोगे ना कि इसके घर में 35,000 आ रहे हैं, इसके घर में 25,000 आ रहे हैं, है ना। टोटल इनकम ले लो उस फैमिली की। अच्छा, आप सबने पढ़ा होगा एवरेज इनकम, नहीं भी पढ़ा तो मैं बताती हूं एवरेज क्या होता है। ओवरऑल जो कैलकुलेशन होता है दैट इज एवरेज होता है। जैसे मान लो आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ऑन एन होल एंड सोल ऑन एन एवरेज बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो आप क्या करोगे, जितने टोटल बच्चे हैं उन टोटल बच्चों के मार्क्स लोगे। सपोज करो 20 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में, सबके मार्क्स आपने ले लिए, है ना। टोटल कर लिया मार्क्स का और उसको डिवाइड कर दिया उतने स्टूडेंट्स से। सेम फॉर्मूला यूज होता है कंट्री की इनकम के साथ। टोटल जितनी भी इनकम आती है कंट्री की, उन सब को डिवाइड करते हैं किससे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब आप कहोगे अच्छा ऐसा होता है मैम, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब कुछ होता है। अब आप इसमें एक चीज में कंफ्यूज हो गए, क्या इसमें वो लोग भी आते हैं जो जॉब नहीं करते हैं? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का मतलब तो भाई सारी पॉपुलेशन हो गई ना। एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, है ना, टोटल पॉपुलेशन।
तो आप क्या करोगे? जी हाँ, इसमें जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, वो भी आ जाते हैं। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि एवरेज इनकम कैसी है किसी कंट्री की? देखिए, एवरेज इनकम निकालने का यही फॉर्मूला है। सबसे पहले तो इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें वो लोग आते हैं जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं, वो भी लोग आते हैं, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज है। तो क्या आप इससे एग्जैक्ट डाटा निकाल सकते हो? जी नहीं। कहीं ना कहीं देखो, एक इसका ड्रॉबैक है, आप ये समझ सकते हो। इसका ड्रॉबैक ये है, इसमें वो लोग भी कैलकुलेट होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज में क्या, कंट्रीज को कंपेयर ऐसे ही किया जाता है, बट आप सिर्फ इनकम के बेस पे आप किसी कंट्री को डेवलप नहीं समझ सकते हो, है ना। मान लो एवरेज इनकम किसकी ज्यादा है, तो क्या आपका मानना है कि जिसकी एवरेज इनकम ज्यादा है वो कंट्री क्या बहुत अच्छा कर रही है, वो डेवलप्ड है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, सपोज करो एक फैमिली है, बहुत अच्छा कमा रही है ना, लेकिन उसके यहाँ हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, बीमार रहते हैं, एजुकेटेड नहीं है लोग। और एक दूसरी फैमिली है, कम कमा रही है, बीमार कम पड़ रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। तो आपको कौन सी फैमिली ज्यादा अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली जो हेल्दी है, एजुकेटेड है ना। सेम कंट्रीज के साथ है, हमें क्राइटेरियाज जो हैं वो रखने पड़ते हैं। इनकम के साथ साथ और भी कुछ क्राइटेरियाज रखने पड़ते हैं, जिससे आप किसी देश की डेवलपमेंट को जान सकते हो और कंपेयर कर सकते हो उनके बीच में। जैसे 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इंटरनेशनल लेवल पे 3 क्राइटेरियाज जो हैं इनकम के साथ साथ रखे गए हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में एक टेबल भी दी हुई है, वो टेबल भी मैं अभी आपको शो कर दूंगी। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि अभी आपके जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि ये स्टेट्स के दिए हुए हैं आपको, है ना। लेकिन जो इंटरनेशनल जोन है उस पर भी इन 3 क्राइटेरियाज को रखा गया है। जैसे जब आप इनकम के साथ साथ कौन सी चीजें लोगे, है ना। एक तो लोगे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब जानते हो, वो बच्चा नवजात शिशु से लेकर जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, 0 से लेकर 1 ईयर तक के जो हैं बच्चे, वो इन्फेंट्स में आते हैं। ठीक है, 1 साल के बच्चे जो अभी नहीं हुए हैं और जो हो गए हैं, उनको 1 साल पूरा नहीं हुआ है, उनकी मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर मतलब ये ऑन एन एवरेज कितना, कब तक जीते हैं। सपोज करो आपको कितना दुख होगा अगर आपको कहीं पता चले कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ और 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, अभी 1 ईयर उसका कंप्लीट नहीं हुआ। कितना दुख होता है, उसके पेरेंट्स को कितना दुख होगा, है ना। बच्चे के होने पे कितनी खुशी मनाई जाती है, और जब इस तरह की सिचुएशन फेस करनी होती है तो कितना बुरा लगता है। अब आपको लगेगा मैम ऐसा होता है, बच्चे ऐसा होता है, और ये बहुत दुख की बात है। और ये क्यों होता है? ये मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको वो जो बेसिक एसेंशियल्स चीजें थी वो नहीं मिल पाई थी, या तो डिलीवरी के बाद जो बच्चा है उसको सही चीजें नहीं मिल पाई हैं। हेल्थ फैसिलिटीज की कमी कहीं ना कहीं रह गई है। आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से 1 साल के जो अंदर बच्चे हैं वो इतनी ज्यादा उनकी डेथ हो रही है ना। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आपका हाई है तो दैट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। एक आप क्राइटेरिया ये रखते हैं। सेकेंड आप रखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? पढ़े लिखों की संख्या, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, अब ऐसा नहीं है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, 12th पास कर लिया वही पढ़े लिखों की कैटेगरी में आता है, जी नहीं। 0 to 7 ईयर्स के बाद, 7 साल तक आप कह सकते हो, 7 साल के बाद जो भी पर्सन है उसकी जो भी अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग जो भी है उसकी, जहां भी जिस स्टेट में वो रह रहा है, उसे वो भाषा बोलनी आती हो, समझनी आती हो, और लिख भी ले थोड़ा बहुत, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए। दैट लिखनी, बोलनी और
समझनी आनी चाहिए 7 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को, तो वो लिटरेसी में आता है। मतलब लिटरेसी रेट ये है कि पढ़े लिखों की संख्या कितनी है। देखो, लोग एजुकेटेड होंगे तो आपके हर चीज में इंप्रूवमेंट होगा, है ना। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आप में। आप एजुकेटेड हो तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करोगे। आपको ये नहीं है कि लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकते हैं। इस टाइप की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं हट जाती है, ठीक है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो जाते हो, आपको उस चीज की समझ आती है कि इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। तो लोगों का लिटरेसी रेट कितना है, लोग पढ़े लिखे कितने हैं, उनको हर चीज के बारे में अवेयरनेस होगी जो पढ़ा लिखा होगा। एंड वो क्यूरियस भी होगा उन चीजों को जानने के लिए कि मेरे देश में चीजें और चल कैसी रही हैं। नाउ द नेक्स्ट है कि नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये कैसे समझ आएगा आपको? अटेंडेंस से समझिए। अटेंडेंस मतलब होता है ना कहीं पर हाजिरी लगाना। ऐसे लोग की बात कर रही हूं मैं, बच्चे, ऐसे बच्चे, क्या आप आजकल के माहौल में, आजकल का जो टाइम है, आप सबको टचवुड ये सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं कि आप लोग स्कूल जा रहे हो, आप लोगों की जितनी भी बुक्स हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वो सब आपके पास अवेलेबल हैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। बट आपने कभी रूरल इंडिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनके बारे में सोचा है कि उनको ये एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हमेशा स्कूल उनके इतने ज्यादा दूर होते हैं, कई बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना होता है ना। तो उस टाइम क्या होता है, जो लड़कियां तो फेस करती हैं, साथ में लड़के भी करते हैं। लड़कियां किस वजह से अपने स्कूल को ड्रॉप आउट कर देती हैं? अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कितने बच्चे जो होते हैं वो पूरे साल में स्कूल को अटेंड करते हैं। कुछ गर्ल्स जो हैं भाई 12 साल की हो गई, 13 साल की हो गई, लड़कियां बड़ी हो गई, अब रास्ते में जाएंगी, उनको कोई परेशान ना करे, सेफली वो जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी। इस वजह से स्कूल्स जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं आता है। पेरेंट्स उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, इतना पढ़ ली बहुत है, इतनी दूर रात हो जाती है आते आते, इतनी दूर कौन जाएगा पढ़ने के लिए, सेफ नहीं है। कई बार क्या होता है, एक पीरियड्स में उनको पैड वगैरह भी ना मिल पाना, ये भी एक बड़ा रीजन होता है। क्योंकि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक सिंगल कपड़ा यूज करके वो नहीं रह सकती हैं पीरियड्स में। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस, उन तक वो सैनिटरी पैड्स वगैरह पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारी लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कर देती हैं वो, ठीक है, पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं, नहीं तो वो खुद ही नहीं जाना चाहती कि दे फील अनकंफर्टेबल इन स्कूल, है ना। उन सब चीजों को लेकर वो छोड़ देती हैं। लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि लड़के हमेशा अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो बहुत ज्यादा रूरल फैमिलीज होती हैं, बॉयज में उनको क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 5, 6, 7 तक पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, अब तो ये 14-15 साल का हो गया, अब ये इसको कमाने के लिए लगा दो, मजदूरी में लगा दो, घर का खर्चा चलाने के लिए लगा दो। तो जो बहुत ज्यादा गरीबी है जहां पर, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करने को आती हैं। अच्छा, ये जो इनकम वाली चीज है ये कौन निकालता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये चीजें आती हैं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, देखो, उसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने 3 कैटेगरी में कंट्रीज को रख दिया है। आपने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का नाम सुना होगा। डेवलप्ड कंट्रीज जो पूरी तरह से डेवलप हो गई हैं, लाइक अमेरिका। डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया है, दैट मीन डेवलप कर रही है वो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो आ गई जो डेवलपिंग कंट्रीज के और अंडर में आती हैं। मतलब एक मिनिमम इनकम फिक्स कर दी है और उस मिनिमम जो इनकम है, उस इनकम से जिसकी इनकम कम है, जिन भी कंट्रीज की इनकम कम है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, जिनको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फंड भी देती हैं इंप्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज देती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को भी दी जाती हैं, ठीक है, हमारे देश में भी दी जाती हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हेल्प करती हैं इन कंट्रीज को, आपस में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू रेज देम, ठीक है।
तो ये क्राइटेरियाज क्या हैं, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो सबका ना डाटा अलग अलग दिया हुआ है। अभी आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया है डेवलप्ड कंट्रीज का, क्या दिया हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज का। देखिए, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, तो आपको याद रखना है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम, अंडरलाइन करिए इसको, नोट डाउन करिए कि वो कंट्रीज जिनकी इनकम, अब डॉलर में हम काउंट इसलिए करते हैं, डॉलर जो है एक नॉर्मल ऐसी करेंसी है जो यूजुअली बहुत पहले टाइम से ही सब लोग इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो और किसी देश की करेंसी क्यों नहीं, और किसी देश की करेंसी इसलिए नहीं यूज होती क्योंकि डॉलर यूजुअली स्टेबल होता है, ठीक है ना, तो वो याद रखना है आपको। यूएस डॉलर 49,300 पर एनम, पूरे साल में इतनी होनी चाहिए किसी कंट्री की इनकम, एंड अबव इन 2019 आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्रीज। मतलब ये 2019 तक का डाटा है, उस टाइम तक कोई भी कंट्री जो है यूएस डॉलर 49,300 पर एनम अगर उसकी इनकम है तो वो रिच कंट्री में आती है। एंड दोज विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस डॉलर 2500, जिनकी इनकम कितनी है पर एनम, यूएस डॉलर 2500 और उससे भी कम, वो लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। इंडिया आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, क्योंकि इसकी पर कैपिटल इनकम अकॉर्डिंग टू 2019 यूएस डॉलर 6,700 पर एनम है, इसलिए ये डेवलपिंग कंट्रीज में आती है। जिसकी 2500 से कम है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो जाती हैं, ठीक है। The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. Actually ये Middle East वाली जो countries होती है ना, ये usually developed है, अच्छी खासी होती हैं, ये पैसा है इनके पास। ओके, तो ये आपको एक तो क्राइटेरिया याद रखना है। आई थिंक आपको लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और एक और था नेट अटेंडेंस रेशियो समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये टेबल शो करूंगी, कर देती हूँ, नॉट करूंगी, ठीक है। इसमें आप कंपैरिजन देख सकते हो। देखो, जरूरी नहीं है कि जिसका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अच्छा है, कम है, वो कंट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी बाकी चीजें भी देख सकते हैं। आप केरला में देखिए इन्फेंट मोर्टिलिटी कम है, दैट मीन्स वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है केरला का वो कम है, वो कितना है, 10 है। इससे ये पता चलता है कि वहां का हेल्थ केयर अच्छा है। लिटरेसी रेट 94% है, अच्छी बात है। नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है, ये चीज क्या है, मतलब कमी वाली है, इतना ज्यादा अटेंडेंस रेशियो नहीं, अटेंडेंस रेशियो अच्छा है, ठीक है, 83 है। बिहार में इन्फेंट मोर्टिलिटी 35 है और हरियाणा में और भी कम है, 30 है। तो अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी आपका रेट ज्यादा है तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसमें है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, याद रखिएगा। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस से आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, क्योंकि ये स्टेट्स का है, ठीक है। एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम बच्चा सेम ही होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एवरेज इनकम के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो क्या हो सकते हैं कि एक तो इसमें आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा कि ये कैसा है। रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है ना, आप समझ नहीं सकते हो पूरा एग्जैक्टली कैसा है। और दूसरी चीज होगी कि इट डजंट टेक अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अकाउंट सच एज लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एक्स्ट्रा। तो एवरेज इनकम में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, याद रखिएगा। और इट डजंट टेक रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम इन अकाउंट। तो एक दो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स इतने ही हैं। बाकियों के बारे में बहुत डीप में बाद में डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट क्लासेस में। आपके लिए बस इतना ही है। तो आई होप आपको नेशनल इनकम समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंचा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।